गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11 लेक्चर 3। आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ थ्योरीज है जो कि हमें जानना जरूरी है, और इसके बाद हम लोग वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो न्यूटॉन्स हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटॉन्स, लाइट इज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस्कल्स ऑफ लाइट। मतलब न्यूटन ने कहा था कि जो लाइट है वो पार्टिकल का एक स्ट्रीम के फॉर्म में फ्लो करता है, इसलिए इसको कॉर्पस्कल्स ऑफ लाइट मतलब लाइट का जो दाना है उसके फॉर्म में रख सकते हैं। एंड इट कैन एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। मतलब जो न्यूटन का जो ये थ्योरी था उस थ्योरी पर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फेनोमेना एक्सप्लेन हो गया, बट could not explain the phenomena of interference and diffraction। लेकिन as per the theory of Newton, the phenomena of interference and diffraction couldn't be explained। मतलब इनके थ्योरी के हिसाब से इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। देन सी हाइजेन रिप्लेस दिस थ्योरी बाय वेव थ्योरी। तब जाकर के सी हाइजेंस ने, एक साइंटिस्ट है सी हाइजेन, जिन्होंने इस थ्योरी को रिप्लेस करके वेव थ्योरी में रिप्लेस किया। उन्होंने तब एक नया थ्योरी दिया जो कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट कहा गया। अब आते हैं मेन मुद्दा पर, जो हमारा आज का जो टॉपिक है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसके अकॉर्डिंगली मींस अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक, इन 1870 जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, it is a scientist James Clerk Maxwell, who stated that light, X-ray, gamma ray and heat and so on, they all emit energy continuously in the form of radiation or waves, and this energy is called radiant energy, and these radiations are associated with electric and magnetic field, which is called, that's why it is called electromagnetic waves, and which oscillate perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation of waves, and it travels with this velocity of light and does not require any medium for propagation। ये कहता है अकॉर्डिंग टू जेसी मैक्सवेल, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जो है लाइट, एक्सरे, गामा रे या हीट, कुछ भी हो, इस तरह के जो भी मतलब सोर्स हैं, वो जो है कंटिन्यूअसली अपने एनर्जी को बाहर निकालते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। मतलब इन सभी सोर्स से रेडिएशन कंटिन्यूअसली बाहर निकलते रहता है, और नहीं, इन सभी सोर्स से मीन्स लाइट, एक्सरे, गामा रे एटसेट्रा, इन सभी सोर्स से एनर्जी कंटिन्यूअसली बाहर आते रहता है, और वो रेडिएशन या वेव के फॉर्म में आता है। रेडिएशन बोलिए या वेव बोलिए, रेडिएशन को ही दूसरा नाम जो है वेव है। तो इन्होंने कहा कि ये सभी सोर्स से एनर्जी जो है कंटिन्यूअसली बाहर निकलते रहता है, और वो रेडिएशन या वेव के फॉर्म में रहता है। एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। और ये जो एनर्जी इस सोर्स से बाहर आ रही है, इस एनर्जी को रेडिएंट एनर्जी कहा जा रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इससे जो एनर्जी निकल रही है वो रेडिएशन के फॉर्म में निकल रही है, इसलिए इस तरह के एनर्जी को रेडिएंट एनर्जी मीन्स रेडिएशन का एनर्जी, इसलिए इसको रेडिएंट एनर्जी हम लोग बोलते हैं। एंड दीज रेडिएशंस आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब हुआ कि ये जो एनर्जी, ये रेडिएशन निकल रही है बाहर, इस रेडिएशन का इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ रिलेशन रहता है, इसलिए इस जो हमारा वेव है इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? क्योंकि इस वेव का कुछ रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इनको बोला जाता है। एंड विच ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये कहता है कि ये जो वेव है ये एक दूसरे से परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करती है। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर आप देखिए, ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है तो जेड एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगा। अगर जेड एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है
तो वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री के कोण के साथ रहेंगे, और ये जो ऑसिलेट मीन्स ये जो कंपन कर रहे हैं, ये जो ऑसिलेशन हो रहा है, ये जो है एक दूसरे फील्ड में 90 डिग्री के अंतर पे रहेंगे, और जो प्रोपेगेशन हो रहा है मतलब इनका जो फैलाव हो रहा है वो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि अगर जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपेगेट कर रहा है तो वाई डायरेक्शन में जो है आपका वाई एक्सिस पर मतलब जेड डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है तो वाई एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करेगा। नेक्स्ट है हमारा इट ट्रेवल्स विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। कहने का मतलब हुआ कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसकी जो स्पीड होती है वो स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट मीन्स 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, 3 लाख मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है। एंड डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। मतलब कि इस वेव को चलने के लिए कोई भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। तो बेसिकली जो हमारा वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है यहाँ से यहाँ तक जो ये वाला हमारा पार्ट है, इसी पार्ट में हमारा एक्सप्लेन होता है। हमने इसमें देखा सबसे पहले ये जो भी सोर्स है हमारा लाइट एक्सरे का, हमारे इससे एनर्जी निकलता है और ये एनर्जी कॉन्टिन्यूसली निकलता है, और इस एनर्जी को रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। इसके अलावा ये जो रेडिएशन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड रहता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इनका जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है एंड ऑसिलेशन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। लाइट ऑफ वेव जो है इक्वल टू स्पीड ऑफ वेव जो है वो इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होता है, और इसको प्रोपेगेशन करने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ये हमारा वेव नेचर कहता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वेव नेचर है उसका ये एक्सप्लेनेशन है। अब आते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इसको हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन भी कहते हैं। और चलिए इसको देखते हैं। यानी कि हम लोग ये देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का दो पार्ट है, एक पार्ट हो गया वेव नेचर, दूसरा पार्ट है पार्टिकल नेचर। तो हम लोग पार्टिकल नेचर को डिस्कस करेंगे। और पार्टिकल नेचर जो है इसके डेवलप होने के कुछ रीजंस हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन एक्सप्लेन्ड फेल टू एक्सप्लेन सर्टेन फेनोमेना। इट इज एज फॉलोज। ये कहता है पार्टिकल नेचर जो वेव नेचर है हमारा वो कुछ फेनोमेनन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। कहने का मतलब ये जो हमारा वेव नेचर है, वेव नेचर के हिसाब से जो हमें थ्योरी मिला है, ये थ्योरी कुछ स्पेसिफिक फेनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तब जाकर के हमें पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिराइव करना पड़ा। इसको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन भी कहते हैं हम लोग। और इसमें कुछ कौन कौन सा फेनोमेना है जिसको कि ये हमारा वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया, चलिए उसको देखते हैं। फर्स्ट है हमारा द नेचर ऑफ रेडिएशन विच आर एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये जो कहते हैं कि यहाँ पर मैं एक लाइन भूल गया हूँ लिखना, इसको कुछ इस तरह लिखेंगे, द नेचर ऑफ रेडिएशन विच आर एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी रेडिएशन कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड दिस फेनोमेना कैन नॉट बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कहने का मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हमारा वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। नेक्स्ट है हमारा द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन from the surface of certain metal when light radiation strike the surface of metal is called photoelectric effect। मतलब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इसको भी हमारा वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। थर्ड है हमारा स्पेक्ट्रल लाइन, मीन्स लाइन स्पेक्ट्रम को भी जो है वेव नेचर हमारा एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जनरली और भी कुछ फेनोमेनन है, बट दीज आर द इम्पोर्टेंट फेनोमेनन विच इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, photoelectric effect and line spectrum. These three phenomena cannot be explained with the help of wave nature of electromagnetic radiation. Then after a new theory had come and this is called
Planck's quantum theory, or the particle nature of electromagnetic radiation. And according to this theory, there are three main points, and which is as follows. First point is the radiant energy is emitted or absorbed discontinuously in the form of small energy packet called quanta, and in case of light these energy packets are called photons. देखिए, मैंने पहले जो आपको पढ़ाया था यहाँ पर वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसमें क्या कहा गया था कि जो भी हमारा सोर्स है, जैसे लाइट सोर्स हो गया, एक्सरे हो गया, गामा रे या हीट, ये जो भी है, ये इन सभी सोर्स से एनर्जी कंटिन्यूअस फॉर्म में निकलते रहता है। बट अभी जो हम लोग यहाँ पर जो नेक्स्ट देख रहे हैं, यहाँ पर हमें क्या मिलता है, ये जो हमारा जो पार्टिकल नेचर है वो कहता है कि रेडिएंट एनर्जी जो है वो एनर्जी, मतलब रेडिएंट एनर्जी जो है इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड, मतलब रेडिएंट एनर्जी जो बाहर निकलता है या जो एब्जॉर्ब होता है वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में रहता है, मतलब कंटिन्यूअसली नहीं निकलता है। एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट कॉल्ड क्वांटा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है एनर्जी, ये छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में या तो एमिट होता है या एब्जॉर्ब होता है, और इस एनर्जी पैकेट को क्वांटा बोला जाता है। एंड इन केस ऑफ लाइट दिस एनर्जी पैकेट आर कॉल्ड फोटोन्स। लाइट के केस में इस एनर्जी पैकेट को फोटोन कहते हैं, और इसके दो तीन रूल्स हैं। फर्स्ट हो गया हमारा, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या फिर फोटोन। यहाँ पर हम लोग एक पहला पॉइंट दिया गया, और जब ये मतलब कांस्टेंट जो है हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको रिमूव करते हैं तो उसकी जगह पर h लेते हैं। h जो है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये हमारा h का वैल्यू है। और थर्ड पॉइंट कहा जाता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी इज सिंपल होल नंबर और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम दैट इज equal to NH nu, where n equal to 1, 2, 3, 4 and so on। ये कह रहा है कि जो हमारा रेडिएंट एनर्जी है वो एक पैकेट के फॉर्म में या तो एमिट होता है या एब्जॉर्ब होता है, और एनर्जी जो होता है हमारा और जो एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन या फिर इलेक्ट्रॉन, जो भी कहिए, उस पर डिपेंड करता है। और एक पैकेट ऑफ एनर्जी का जो वैल्यू होता है वो h न्यू के बराबर होता है, h इंटू न्यू। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। एंड जो भी एनर्जी किसी भी बॉडी से एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा वो h न्यू के कंपेयर, मतलब h इंटू न्यू का जो वैल्यू होगा उसी के कंपैरिजन में वो एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। सपोज कीजिए, या फिर जैसे कि 2h न्यू एब्जॉर्ब किया या 4h न्यू एब्जॉर्ब किया या फिर 4h न्यू जो है वो एमिट करेगा। तो मतलब इंटीग्रल मल्टीपल मींस 1, 2, 3, 4 कुछ इस तरह रहेगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। और मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है h न्यू के बराबर या तो एमिट होगा किसी बॉडी से या एब्जॉर्ब होगा। और एनर्जी एसोसिएटेड विद द एवोगाड्रो नंबर ऑफ क्वांटा इज कॉल्ड Einstein of energy, EINSTEIN, Einstein of energy, and it is equal to n naught h c by lambda, where c by lambda equal to nu, यानी कि जब न्यू को हम आगे फर्दर रिजॉल्व करते हैं तो c by lambda मिलता है, क्योंकि एक फॉर्मूला है हमारा c इक्वल टू लैम्डा इंटू वेवलेंथ, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, और जब हम इसको फर्दर रिजॉल्व करेंगे तो न्यू इक्वल टू c by lambda आ जाएगा। c इज द स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्डा इज द वेवलेंथ है, एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी है। तो एन नॉट जो है हमारा यहाँ पर एवोगाड्रो नंबर है, और ये जो हो गया हमारा 1 एवोगाड्रो नंबर के बराबर जो है 1 एवोगाड्रो नंबर ऑफ पैकेट ऑफ क्वांटा इज इक्वल टू कॉल्ड आइंस्टीन ऑफ एनर्जी। मीन्स आइंस्टीन ऑफ एनर्जी का जो वैल्यू होता है वो 1 मोल इंटू एनर्जी ऑफ 1 पैकेट ऑफ क्वांटम को मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आता है वो हमारा आइंस्टीन ऑफ एनर्जी के बराबर होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग बस यहीं तक देखेंगे, और इसके और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसको कि हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो